गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आज मैं एक जबरदस्त मुद्दा लेके आया हूँ और वो मुद्दा हमारा है सेल। हाँ दोस्तों, सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम खराब नहीं करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल के बारे में जितनी भी एग्जाम में इंफॉर्मेशन पूछी गई उसको आज अपन कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और उसके बाद में आप कैसा भी तूफानी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले अपन ये देखते हैं कि जो हमारे सेल है ये एक्चुअली कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो प्रकार की सेलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन लिख देंगे कि सेल इक्वल टू टू टाइप्स। पहला अपन प्रकार पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल भी इसको बोलते हैं। और अपन जो दूसरा सेल का प्रकार पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। अब आप देखिए कि गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में अपन जो अध्ययन करेंगे वो आप इसका एग्जांपल देखिए, वो अपन करने वाले हैं डैनियल सेल के बारे में। और आपको पूछा जाए कि गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में किस प्रकार की ऊर्जा का अंतर परिवर्तन होता है, तो अपन बोलेंगे इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जबकि विद्युत अपघटनी सेलों में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि सेल ऊर्जा के अंतर परिवर्तनों के अध्ययन के बारे में बताते हैं। अब देखिए, हम जो यहाँ पर अध्ययन करेंगे वो अपन करेंगे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। और इसकी अपन परिभाषा की बात करें तो ये क्या करते हैं कि ऐसे उपकरण जिनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहलाते हैं। तो अपन लिख देते हैं कि इनमें रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये हमारी सेल की डेफिनेशन हो गई है। अब देखिए अपन इसकी बनावट के बारे में देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो डायग्राम हमें दिख रहा है उसमें सेम डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो अपन इसको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए अपन ने दो पात्र लिए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। जिंक सल्फ, इसमें जो पहला पात्र अपन ने लिया है इसमें जिंक इलेक्ट्रोड को अपन ने डीप किया है और इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है। और यहाँ पे दूसरे पात्र में अपन ने कॉपर के इलेक्ट्रोड को डीप किया है और इसमें कॉपर सल्फेट का अपन ने विलयन भरा है। अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक सल्फेट का विलयन और कॉपर के इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट का विलयन अपन ने बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यू आकार की नलिका है जो आंतरिक परिपथ को पूरा कर रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज अर्थात लवण सेतु कहते हैं। इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य भरे होते हैं, जैसे केसीएल है, अमोनियम नाइट्रेट है, या अपन बोल सकते हैं सोडियम नाइट्रेट है। तो इसका कार्य अपन बाद में बताएंगे कि लवण सेतु का एक्चुअली कार्य क्या होता है, इसको अपन क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक एक पॉइंट्स के बारे में अपन डीपली आज डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि दोनों इलेक्ट्रोड्स एक वायर के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं, अर्थात कि ये बाह्य परिपथ को पूरा कर रही है। और ये देखिए अपन एक जो धारा मापने का वोल्टमीटर है वो अपन यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ पे अपन पहला पॉइंट अपन ये देखते हैं, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं एनोड और इस साइड में अपन लिखते हैं कैथोड। यहाँ पे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में एनोड नेगेटिव पाया जाता है और कैथोड पॉजिटिव पाया जाता है। जबकि यहाँ पे आपको एक इंपोर्टेंट बात याद ये रखनी है कि विद्युत अपघटनी सेल अपन पढ़ेंगे तो एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। अब देखिए हमने पीछे वाले लेक्चर्स में ये पढ़ा है, वहां पे मैंने ऑक्सीजन और अपचयन की परिभाषा बताई थी और इसके जो न्यूमेरिकल एग्जांपल थे वो अपन ने देखे थे। लेकिन आप भी ऑक्सीजन और अपचयन को वापस समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आई के बटन को दबा करें
आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। देखिए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हमेशा हमेशा याद रखिए एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर अपन बोल देंगे अपचयन होता है। ये किसी भी प्रकार का सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो या विद्युत अपकरणीय सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण याद रखना है और कैथोड पर हमेशा अपचयन याद रखना है। और यहाँ पे रिडक्शन। अब देखिए कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या है। ऑक्सीकरण का जो बेसिक मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्स इज ऑक्सीडेशन। तो अपन लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना। इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। और यहाँ पे अपचयन की अपन बात करें तो अपन बोल देंगे इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना। ग्रहण करना ही अपचयन कहलाता है। ये अपन इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन देख लिए। अब देखिए हमारे पास समस्या ये हो जाती है कि सर यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। किस इलेक्ट्रोड को अपन एनोड माने और किस इलेक्ट्रोड को अपन कैथोड माने। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे एक विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको दिख रही है। इसमें जो धातु ऊपर की तरफ आ रही है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और जो नीचे की तरफ आ रही है उसका क्या होगा, हमेशा हमेशा अपचयन होगा। ये आपको याद रखनी है, ऊपर वाले का ऑक्सीकरण, नीचे वाले का अपचयन। और ये आप इनकी वैल्यू के आधार पर भी आप देख सकते हैं। ऊपर वाली धातु के लिए वैल्यू क्या है, कम है। जिसकी वैल्यू कम होती है उसका ऑक्सीकरण, और जिसकी वैल्यू क्या है ज्यादा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो आप देखिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक ऊपर की तरफ है, किसकी तुलना में, ऊपर की तुलना में। तो यहाँ पे अपन जिंक ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और यहाँ पे कॉपर जिंक के क्या है, नीचे है। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे जिंक पर क्या होगा, ये एनोड की भांति कार्य करेगी और एनोड की भांति कार्य करेगी। इसका मतलब इसके ऊपर ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पे कॉपर यह कैथोड की भांति कार्य करेगी और कैथोड की भांति कार्य कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे अपचयन होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे जो जिंक पहले सॉलिड फॉर्म में था, आप देख सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड ये ठोस अवस्था में, इसमें जिंक के बहुत सारे कण सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। एस का मतलब है सॉलिड। अब यहाँ पे ये एनोड की भांति कार्य कर रही है। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने त्याग दिए। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है। तो अपन ये लिख देंगे कि जिंक पहले सॉलिड था और यह जिंक +2 यानी कि इनके विलयन में चला गया और दो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर दिया है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो दो इलेक्ट्रॉन है यह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन ग्रहण करेगा, यहाँ पे कौन ग्रहण करेगा, कॉपर आयन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन बाहर आएगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके किस में बदल जाएगा, कॉपर धातु के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि कॉपर आयन जो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट था, इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और कॉपर धातु में बदल गया। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन त्यागे और इलेक्ट्रॉन त्याग इसका मतलब ऑक्सीजन हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं ऑक्सीकरण जिंक इलेक्ट्रोड होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो त्यागे इलेक्ट्रॉन्स को कौन ग्रहण कर रहा है, कॉपर आयन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे ये कॉपर सॉलिड में बदल गया, अर्थात कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। तो आप देखिए ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स प्रक्रम है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि धारा का प्रवाह किस तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किस तरफ होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला पॉइंट अपन देखेंगे धारा का प्रवाह। तो देखिए एक तो हमारे पास होता है धारा का प्रवाह और दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स
का प्रवाह कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि इसमें धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आप बताइए। तो देखिए याद रखिए, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में होता है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कहां से हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ है। तो अपन पहले इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लिख देते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ है, या अपन बोल देंगे कि एनोड टू कैथोड की तरफ, ये अपन बोल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे धारा का प्रवाह किस दिशा में हुआ, इसके विपरीत में, अर्थात कैथोड टू एनोड, ये धारा का प्रवाह होता है। याद रखिए, कई बार सिंपल एग्जाम्स में भी ये पूछ लेता है। अब हमारा अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि सेल का प्रदर्शन कीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लेता है। तो देखिए सेल का प्रदर्शन अपन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एलएचएस में जो भी एनोड प्रक्रिया होगी वो आएगी, और आरएचएस में जो भी कैथोड प्रक्रिया होगी वो आएगी। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे एनोड की क्रिया आएगी एलएचएस साइड में, और यहाँ पर कैथोड पर जो भी प्रक्रम होंगे वो आएंगे। तो देखिए एनोड पर ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि जिंक पहले सॉलिड फॉर्म में था, और इसके बाद में एक लाइन अपन लगाते हैं, और ये किस में चला गया, जिंक आयन में, और ये जली विलीन एक्वस आपको लगाना है। और इसके साथ ही जो सेल की कंसंट्रेशन है वो लिखनी है। और यहाँ पे अपन दो लाइन लगाते हैं, और ये लाइन बताती है लवण सेतु को। तो आप लिख दीजिए ये लाइन किसको बता रही है, ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में यहाँ पे आरएचएस साइड में कैथोड की क्रिया आती है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर आयन जो एक्वस रूप में प्रेजेंट था, इसके साथ इसकी अपन कंसंट्रेशन लिखते हैं, और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सॉलिड रूप में चला गया है। तो एक तो सेल का प्रदर्शन हमारा ये हो गया, और हम एक दूसरे प्रकार से भी सेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। आप देखिए कि जिंक सॉलिड है, और यहाँ पे जिंक सल्फेट का विलयन अपन लिया है, और इसके साथ इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर अपन ने कंसंट्रेशन इसके लिए, और यहाँ पे ये लवण सेतु को बता रही है 2 लाइन। और इसके बाद में कॉपर सल्फेट ये एक्वस रूप में प्रेजेंट है, और इसके अपन कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं कॉपर सॉलिड है। तो आप देख सकते हैं कि सल्फेट के ऊपर क्या है, -2 है, और यहाँ पे +2। इसी तरह ही कॉपर के ऊपर +2, यहाँ पे -2। तो आप देख सकते हैं सेम ये ही हमारा रूप बन सकता है। तो इस प्रकार भी आपको पूछ सकता है। अब देखिए आपको ये पूछ ले कि जो हमारी गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल है, उनमें प्रक्रम में स्वतः होता है या अस्वतः होता है, यानी कि प्रक्रम स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स ये बोलती है कि किसी भी प्रक्रम में यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान यदि नेगेटिव है तो प्रक्रम कैसा है, स्पॉन्टेनियस होता है। और यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान पॉजिटिव है तो प्रक्रम में नॉन स्पॉन्टेनियस है। और यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 प्राप्त हो रहा है तो प्रक्रम कहां पर है, साम्य पर है। तो अपन लिख देंगे कि इसके लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी, इसको बोलेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसका मान इस सेल में नेगेटिव प्राप्त होता है। तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये प्रक्रम कैसा है, यह स्वतः प्रक्रम है, अपने आप होता है। जबकि अपन विद्युत अपघटनीय सेलों में अपन बोलेंगे वहां पे डेल जी का मान पॉजिटिव प्राप्त होगा, और वो कैसे होंगे, अस्वतः प्रक्रम होगा। याद रखिएगा ये सेलों में अंतर भी अपन साथ साथ कवर कर रहे हैं। अब देखिए अपन यहाँ पर जो एक यू आकार की नलिका दिख रही है, इसको अपन लवण सेतु बोलते हैं। तो इसके अपन कार्य देखते हैं, इनकी क्या क्या कार्य हैं। तो अपन लिखते हैं फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, लवण सेतु के कार्य।
तो एक तो आप देखिए इसका कार्य, यह आंतरिक परिपथ को पूरा कर रही है। ये तो हमारा बाह्य परिपथ हो गया और ये आंतरिक परिपथ हो गया। तो अपन ने पहले इसका कार्य लिख देंगे इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करना। और दूसरा कार्य ये देखिए कि यहाँ पे इसमें जो विद्युत अपघट्य बन रहे हैं वो इस प्रकार के विद्युत अपघट्य अपन लेते हैं जिसमें धनायन का वेग ऋणायन के वेग के बराबर है, अर्थात दोनों पात्रों की विद्युत उदासीनता को यह बनाए रखता है। तो अपन लिख देंगे विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलाइजेशन को बनाए रखता है। अब तीसरा कार्य आप ये देखिए कि यदि इन दोनों दरों को अपन पास पास कर दे, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का द्रव है, यहाँ पे जिंक सल्फेट का द्रव है, तो इसमें द्रव द्रव संधि विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए अपन लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। तो अपन बोल देंगे यह द्रव द्रव संगम विभव को उत्पन्न नहीं होने देता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि द्रव द्रव संगम विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। और एक आप पॉइंट आपको अलग से ये याद रखना है कि इसमें जो अपन विद्युत अपघट्य भर रहे हैं उसमें धनायन का वेग किसके बराबर होता है, ऋणायन के वेग के बराबर होता है, तभी ही यहाँ पर विद्युत उदासीनता बनती है। तो ये अपन ने इसके बारे में अध्ययन किया है। पहले अपन ने देखा था इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने देख ली है कि इसमें धारा का प्रवाह की दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह की दिशा में होता है, शेल का प्रदर्शन अपन देख लिया, इसकी परिभाषा अपन देख ली है, और साथ भी एनोड अपन किसको माने, कैथोड अपन किसको माने। तो ये अपने यहाँ पे स्टडी किए। तो देखिए यदि कोई डाउट हो तो पूछिए और मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून और नई जोश के साथ।